आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक समर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। समर का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, और इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खुद बनाया गया है। इस समय गुजरात के केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक एग्जीबिशन लगाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे, और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स ट्वीट की थी जिसमें समर को लेकर डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आई हैं। आइए देखते हैं इन फोटोग्राफ्स को एक एक करके और समझते हैं कहां से क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। वेट, फोटोग्राफ तो केवल एक ही है। चलिए इसी फोटोग्राफ में ढूंढते हैं क्लूज और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम है क्या। इस सिस्टम का नाम समर है, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर येलो कलर के पॉइंटर से दिखाया गया है। डिस्प्ले में लगे पोस्टर के मदद से कम इस सिस्टम के नाम के बारे में डिटेल्स मिल गई हैं। वहीं राइट साइड में जो एलईडी टीवी लगा हुआ है उसमें इसका पूरा नाम है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर के पॉइंटर से दिखाई दे रहा है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। दूसरी चीज, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिस ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है ये काफी हद तक पेचोरा का ट्रक लग रहा है। S-125 पेचोरा एक सोवियत एरा की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको आने वाले समय में वैसे भी रिप्लेस किया जाना है। क्या ये पेचोरा में यूज होने वाले ट्रक है? वेल, अपीयरेंस में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन जब तक इसको लेकर कोई क्लैरिटी पब्लिक डोमेन में नहीं आती है तब तक अश्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सिस्टम में 2 मिसाइल्स को यूज किया गया है और इनको रेल लॉन्चर्स के ऊपर में माउंट किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम R-73E है। R-73 एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 30 किलोमीटर की है। इस मिसाइल सिस्टम की नोज असेंबली में एक इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है जिसकी मदद से ये टारगेट को लॉक करती है। अगर इस मिसाइल सिस्टम के सीकर एंगल की बात की जाए तो इसका सीकर एंगल 40 डिग्री का है और ये लगभग 7.5 किलो का वॉरहेड कैरी कर सकती है, यानी कि ये मिसाइल एक फाइटर साइज टारगेट को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर इस फोटोग्राफ को आप और ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो लॉन्चर रेल्स हैं वो भी फाइटर जेट की रेल्स हैं जिनको उल्टा करके यूज किया गया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज की तारीख में भारत के पास एक अच्छे नंबर में ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, और आने वाले समय में MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद में और भी मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल होंगे। इस फोटोग्राफ में रेल लॉन्चर के नीचे एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम दिखाई दे रहा है। अभी आपकी स्क्रीन पर इसको रेड सर्कल से डिनोट किया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये एक सिंगल मोड सेंसर है, यानी कि या तो ये हाई डेफिनेशन टीवी सिग्नल कैरी करेगा या फिर इंफ्रारेड। और एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ये केवल प्रोटोटाइप है, और अगर इस सिस्टम को लेकर भारतीय वायुसेना आगे बढ़ती है तो इसमें और ज्यादा केपेबल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स लगाए जा सकेंगे। हालांकि यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, R-73 की रेंज 30 किलोमीटर की है, लेकिन वो एयर टू एयर मोड में। जब ये मिसाइल एयर टू ग्राउंड मोड में यूज की जाएगी तो इसकी रेंज लगभग 1/3 हो जाएगी, यानी कि सरफेस टू एयर मोड में इस मिसाइल की रेंज लगभग 10 किलोमीटर तक की होगी। इस सिस्टम में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स। इसमें यूज होने वाले ज्यादातर कंपोनेंट्स किसी न किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम से लिए गए हैं, और उस हिसाब से अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो ये काफी इनोवेटिव सिस्टम है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट JF-17 थंडर को लेकर आ रही है। ग्रीक मीडिया में JF-17 थंडर को लेकर एक आर्टिकल आया है, और अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि JF-17 थंडर को ग्रीक मीडिया ने फेलियर प्रोजेक्ट बताया है। उनके हिसाब से JF-17 थंडर पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के MiG-29, Su-30 MKI और मिराज 2000 को देखते हुए खरीदा था। आइडिया था कि पाकिस्तानी वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए एक चीप फाइटर जेट बनाना है। इस फाइटर जेट में चीप चाइनीज एवियोनिक्स का प्रयोग किया जाता है, और इसी वजह से इस फाइटर जेट को मेंटेन करने में काफी ज्यादा पैसा लग रहा है। शुरुआत में चाइना ने प्रॉमिस किया था कि ये फाइटर जेट एक बेहतरीन फाइटर जेट होगा, और बाद में वो भी इस फाइटर जेट को खरीदेंगे, लेकिन ये फाइटर जेट वैसा नहीं बनाया गया जैसा प्रॉमिस किया गया था। वहीं अगर इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके 58% कंपोनेंट्स पाकिस्तान में बनने थे, जिसको PAC कामरा बना था। लेकिन आज की तारीख में PAC कामरा सभी मेजर सब असेंबलीज को चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि एयरफ्रेम को बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाइना से सोर्स किया जा रहा है।
इसके आगे इस आर्टिकल में JF-17 थंडर की खराब परफॉर्मेंस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एयर स्कर्मिश हुआ था उसके दौरान में जो हुई थी उसको भी कोट किया गया है। इस आर्टिकल में तथ्यों के साथ में इसके रेडार के साथ में परेशानी, डेटा लिंक के साथ में परेशानी, वेपन सिस्टम्स के साथ में परेशानी, साथ ही इंजन्स के साथ में परेशानी को कोट किया है और कंक्लूड किया है कि JF-17 थंडर एक फेलियर प्रोजेक्ट है। अगर इस रिपोर्ट को लेकर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन पर बात करूं तो मेरे हिसाब से इस रिपोर्ट में कोई नई चीज नहीं बताई गई है। इनमें से ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहले से पता थी, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि पाकिस्तान के पास में जब उन्होंने JF-17 थंडर खरीदा था तो ऑप्शंस क्या थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से और F-16 देने के लिए मना कर दिया गया था। रशिया के साथ में वो डील कर नहीं सकते थे। फ्रेंच मिराजेस हम लोग ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे। वहीं ग्रिपेन की अगर बात की जाए तो वो अमेरिकन इंजन पर ऑपरेट करता है, यानी कि ओवरऑल चाइना को छोड़कर पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन था नहीं और चाइना ने इस मौके का काफी अच्छे से फायदा उठाया है और ये चीज पाकिस्तान काफी अच्छे से समझता है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।